गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रिय विद्यार्थियों, हमने हमारी जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने देखा था कि जो लोक सेवा है, नौकरशाही है, उसकी क्या क्या नवीन प्रवृत्तियां हैं, वो किस तरह से कार्य करती है। आज की हम इस कक्षा में हम देखेंगे कि भारत में जो लोक सेवा है वो किस तरह से कार्य कर रही है, उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक तो पहली बात तो ये कि भारत में जो नौकरशाही का मॉडल है वो वेबरियन मॉडल ही है। स्वतंत्र भारत में वेबरियन मॉडल की व्यवस्था की गई है। तो भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परंपराओं तथा चरित्र के अनुकूल क्रियान्वयन के लिए ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली थी उसके स्थान पर हमने स्वयं का एक मॉडल स्थापित किया। इस परिवर्तन से सेवा प्रभावी नहीं रह सकती थी। परिणामस्वरूप वेबरियन लोकतंत्र का प्रतिरूप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। जैसे कि हम भारत में जो लोक सेवाएं हैं उनमें हम देख सकते हैं कि लोक सेवाओं की जो योग्यता थी उसमें ह्रास हुआ है। तो भारत में जो लोक सेवा है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम भारत में लोक सेवा हैं जो उनकी योग्यता है उसका अवमूल्यन हुआ है। प्रावधान कुछ ऐसे हैं आज के समय में जिनसे अवमूल्यन होना निश्चित ही था। जैसे कि स्थानीय लोगों को लेने की प्रवृत्ति है, आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुछ श्रेणियों के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि सीमा से बाहर रखा गया है। तो ये इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनसे यद्यपि वो आवश्यक हैं लेकिन इनसे कहीं ना कहीं योग्यता को नुकसान होता है। लेकिन वो एक समय की आवश्यकता है कि हमें जो हमारे साथ के ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश पीछे रह गए हैं तो उन्हें भी हमें साथ लेना है, उन्हें भी बराबर लेकर के चलना है। तो इसलिए कुल मिलाकर के देश के विकास के लिए तो ये आवश्यक है। तो इसी प्रकार से भारत के सामने सेवाओं के भर्ती के संबंधी एक बड़ी समस्या रही है। समस्या ये रही कि स्थानीय लोगों को नौकरी में लिया जाए, क्योंकि हमारे देश में तो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ऐसे में राज्यों के अधिवास को नागरिकता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु व्यवहार में अधिवास के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अभी हाल में मध्य प्रदेश ने तो ये प्रावधान किया है कि वो कुछ एक सेवाओं के लिए, अनेक सेवाओं के लिए वहीं के नागरिक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से वेबरियन मॉडल पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वेबरियन मॉडल बात करता है निष्पक्षता की, योग्यता की। फिर है एक प्रतिबद्ध नौकरशाही। वेबरियन मॉडल लोक सेवकों की अराजनीतिक तटस्थ व अनामिता पर जोर देता है और उनकी प्रतिबद्धता सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के बजाय नियम एवं सरकार के प्रति पे बल देता है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में प्रशासन निष्पक्ष नौकरशाही की अवधारणा पर आधारित है। भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनमें प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग होती रही है। तो नौकरशाही, लोक प्रशासन के संदर्भ में आज प्रतिबद्ध नौकरशाही की चर्चा भी होती है। नौकरशाही को प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये बात तो सभी कहते हैं, मगर किस रूप में और किसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लोकतंत्र में ये प्रतिबद्धता जनता के प्रति होनी चाहिए, तो कुछ का मानना है कि ये सत्तारूढ़ दल के प्रति होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये प्रतिबद्धता हमारे संविधान के प्रति होनी चाहिए। जिस संविधान के तहत हम सभी लोग कार्य करते हैं उस संविधान के प्रति यह प्रतिबद्धता होनी चाहिए। फिर एक लोक सेवाओं के संबंध में एक वेबरियन मॉडल की विपरीत बात यह है कि यहाँ स्थानांतरण का दुरुपयोग होता है। प्रशासकीय व्यवस्था में स्थानांतरण का विशेष महत्व है। स्थानांतरण दर्शन के अनेक रूप होते हैं। शासकीय सेवा में स्थानांतरण होना एक सामान्य बात है। ट्रांसफर इसलिए किया जाता है जिससे अधिकारी वर्ग स्थानीय लोगों के अधिक संपर्क में नहीं आए और नई स्थानीय निजी हित विकसित कर सके। पदोन्नति के समय ट्रांसफर होना स्वाभाविक है। अधिकारियों को नए उत्तरदायित्व सौंपने के कारण भी ट्रांसफर किए जाते हैं। कभी कभी सजा या पुरस्कार के रूप में भी ट्रांसफर किए जाते रहे हैं। यह स्थान और कार्य के स्वरूप पर निर्भर करता है।
ब्रिटिश शासनकाल में ऐसे ट्रांसफ़र होते थे, किंतु आज की तुलना में अपेक्षाकृत कम होते थे। आज इस ट्रांसफ़र का दुरुपयोग हो रहा है। राजनीति के ट्रांसफ़र का एक शस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। ट्रांसफ़र का भय दिखाकर अधिकारियों से अपनी इच्छानुसार कार्य करवाते हैं। ट्रांसफ़र और पदांकन के आधार पर राजनीति है। ऐसे स्थानांतरणों से अधिकारियों में न केवल मनोबल गिरता है, वरन मंत्रियों और अधिकारियों के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर एक ये कि उच्च पदों की श्रेणी में बढ़ोतरी होना। पिछले कुछ समय से हमने देखा कि सुपर टाइम स्किल के जो पद हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो इससे भी होता ये है कि पदोन्नति तो हो जाती है, लेकिन संतोष नहीं मिलता। सत्य है कि पदोन्नति को अगर सस्ता बना दिया जाता है तो सेवा की गुणवत्ता में कमी आना स्वाभाविक है। तो भारत के लिए हम क्या मॉडल अपना सकते हैं? तो भारत के लिए मॉडल में खास बातें हम ये देख सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं को निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए, बनाए भी रखा गया है। विकेंद्रीकृत प्रशासन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, और लेकिन आरक्षण में कुछ सुधारों के साथ होना चाहिए। अब हम संक्षेप में ये देखते हैं कि आधुनिक राज्य में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, नवीन तरीके के इन्होंने किस तरह से शासन में भूमिका में योगदान दिया, अपना महत्व दिया है। तो हम संक्षेप में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आधुनिक राज्य में जो नौकरशाही की भूमिका और महत्व है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौकरशाही का संवैधानिक विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्व है। संवैधानिक शासन के विकास और कार्य संचालन में नौकरशाही का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता का शासन होता है और प्रजातंत्र में ऐसी संभावना बनी रहती है कि जनप्रतिनिधि किसी विषय के गुण दोष पर विचार किए बगैर पक्षपातपूर्ण ढंग से निर्णय लेंगे। बदली हुई जो परिस्थितियाँ उनमें परिवर्तित समाज के अनुकूल संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संवैधानिक संशोधन के लिए नौकरशाही को विभिन्न प्रकार के आंकड़े सूचनाएं प्रदान करती है तथा संशोधित किए गए जो संविधान के अनुसार सरकार के निर्देश होते हैं उनके ऊपर शासन व्यवस्था का संचालन करती है। एक ये कि जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो आधुनिकीकरण के संदर्भ में, तो आधुनिकीकरण भी नौकरशाही का महत्वपूर्ण दायित्व है। आधुनिक विकासशील राज्य में ब्यूरोक्रेसी के द्वारा आधुनिकीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष सहायता मिलती है। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ नई तकनीक और परिवर्तन ही नहीं है, वरन आधुनिक विकास भी होता है। मॉडर्नाइजेशन और परिवर्तन दोनों को जब तक पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक विकास संभव भी नहीं है। वस्तुतः नौकरशाही वह अभिकरण है जो विकास से संबंधित नई नई आधुनिक योजनाओं को कार्यान्वित करता है। नौकरशाही आर्थिक विकास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो नौकरशाही आर्थिक विकास के लिए न सिर्फ अनिवार्य और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है बल्कि उन्हें सुदृढ़ एवं सशक्त भी बनाती है। नौकरशाही आर्थिक उत्पादन के सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता भी प्रदान करती है। उसके अनुसार आर्थिक साधनों का उपयोग कर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी ये करती है। नौकरशाही आगत और निर्गत से संबंधित कार्य करती है। नौकरशाही आधुनिक राज्य में एक अनिवार्य साधन के रूप में कार्य करती है। आगत और निर्गत के संबंध में हम देखें तो बात यह है कि नौकरशाही विभिन्न अभिकरण न सिर्फ हित स्पष्टीकरण और हित समूहीकरण में अपना योगदान देते हैं बल्कि राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नौकरशाही के अभिकरणों के पास ऐसे साधन और मार्ग उपलब्ध हैं जो उन्हें जनहित के कार्य को सरकार के पास अनिवार्य और महत्वपूर्ण बताकर पेश करने में सहायक होते हैं। विभिन्न श्रमिक संघ अपनी अलग अलग जो मांगे होती है उनके लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रकार जो समय समय पर नई नई विधियों और कानूनों का निर्माण किया जाता है, राज्य के कल्याण और प्रशासन के लिए नए नए निर्णय लिए जाते हैं। वस्तुतः नौकरशाही ही सरकार की नीतियों और विधियों और कानूनों को कार्यान्वित करती है, लागू करती है। तो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी आधुनिक राज्य में एक अनिवार्य साधन है। मैक्स वेबर कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज के लिए नौकरशाही आवश्यक है। चाहे शासन किसी भी प्रकार का क्यों न हो, देश की बाह्य और आंतरिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो, नौकरशाही की अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर से जो आधुनिक राज्य हैं उनमें तो नौकरशाही समाज में मेरुदंड के रूप में स्थापित हो चुकी है।
वास्तविकता ये कि आज अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे प्रशासन का पतन हो गया है। नौकरशाही के अभाव में कोई भी शासन व्यवस्था अपने कार्यों का सही ढंग से संपादन नहीं कर सकती। ये हमें तब पता लग जाता है जब हमारे जो राज सेवक हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि किस तरह की अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। धन्यवाद।